सुभाष चंद्र बोस का जन्म बंगाली माता पिता प्रभाती बोस और जानकीनाथ बोस के घर 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था, जो आज भारत में ओडिशा राज्य है, लेकिन तब ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रांत का ओडिशा डिवीजन था। प्रभावती या परिचित रूप से मां जननी, शाब्दिक अर्थ मां, पारिवारिक जीवन की सूत्रधार। 14 साल की उम्र में उनका पहला बच्चा था और उसके बाद 13 बच्चे हुए। सुभाष 9वीं संतान और छठे पुत्र थे। जानकीनाथ एक सफल वकील और सरकारी वकील, ब्रिटिश भारत की सरकार के प्रति वफादार थे और भाषा और कानून के मामलों के प्रति ईमानदार थे। कलकत्ता के ग्रामीण बाहरी इलाके का एक स्वनिर्मित व्यक्ति, वह अपनी जड़ों के संपर्क में रहा और हर साल पूजा की छुट्टियों के दौरान अपने गांव लौटता था। अपने 5 स्कूल जाने वाले बड़े भाइयों के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक, सुभाष ने जनवरी 1902 में कटक में बैप्टिस्ट मिशन के प्रोटेस्टेंट यूरोपीय स्कूल में प्रवेश लिया। स्कूल में सभी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। अधिकांश छात्र यूरोपीय या एंग्लो इंडियन थे। मिश्रित ब्रिटिश और भारतीय वंश के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी, सही ढंग से लिखी और बोली जाने वाली, लैटिन, बाइबल, अच्छे शिष्टाचार, ब्रिटिश भूगोल और ब्रिटिश इतिहास शामिल थे। कोई भी भारतीय भाषा नहीं पढ़ाई जाती थी। स्कूल की पसंद जानकीनाथ की थी, जो चाहते थे कि उनके बेटे त्रुटिहीन स्वर के साथ त्रुटिहीन अंग्रेजी बोले। उनका मानना था कि भारत में अंग्रेजों की पहुंच के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। ये स्कूल सुभाष के घर से भिन्न था, जहां केवल बंगाली बोली जाती थी। घर पर उनकी मां हिंदू देवी दुर्गा और काली की पूजा करती थीं, महाकाव्य महाभारत और रामायण की कहानियां सुनाती थीं और बंगाली धार्मिक गीत गाती थीं। उनसे सुभाष ने पालन पोषण की भावना प्राप्त की, संकट में लोगों की मदद करने के लिए परिस्थितियों की तलाश की, अन्य लड़कों के साथ खेल में शामिल होने के बजाय घर के आसपास बागवानी करना पसंद किया। उनके पिता, जो व्यवहार में संयमित थे और पेशेवर जीवन में व्यस्त थे, एक बड़े परिवार में दूर से रहते थे, जिससे सुभाष को लगता था कि उनका बचपन वर्णनातीत नहीं था। फिर भी जानकीनाथ ने अंग्रेजी साहित्य बड़े चाव से पढ़ा। जॉन मिल्टन, विलियम काउपर, मैथ्यू अर्नोल्ड और शेक्सपियर का हैमलेट उनके पसंदीदा में से हैं। उनके कई बेटे उनकी तरह अंग्रेजी साहित्य के प्रति उत्साही बनने वाले थे। 1909 में 12 वर्षीय सुभाष बोस अपने 5 भाइयों के साथ कटक के रेवेंशो कॉलेजिएट स्कूल गए। यहाँ बंगाली और संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी। साथ ही वेदों और उपनिषदों जैसे हिंदू धर्मग्रंथों के विचार भी आमतौर पर घर पर नहीं सीखे जाते थे। हालांकि उनकी पश्चिमी शिक्षा लगातार जारी रही, फिर भी उन्होंने भारतीय कपड़े पहनना और धार्मिक अटकलों में संलग्न होना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मां को लंबे पत्र लिखे, जिसमें बंगाली रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद के विचारों और बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से परिचय प्रदर्शित किया गया, जो उस समय युवा हिंदू पुरुषों के बीच लोकप्रिय था। व्यस्तता के बावजूद जरूरत पड़ने पर सुभाष अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने, प्रतिस्पर्धा करने और परीक्षा में सफल होने की क्षमता प्रदर्शित करने में सक्षम थे। 1912 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित मैट्रिक परीक्षा में उन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। सुभाष बोस अपने 5 भाइयों के साथ 1913 में फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता पहुंचे, जो बंगाल के उच्च जाति के हिंदू पुरुषों के लिए ऐतिहासिक और पारंपरिक कॉलेज था। उन्होंने दर्शनशास्त्र का अध्ययन करना चुना, जिसमें कांट, हेगेल, बर्गसन और अन्य पश्चिमी दार्शनिक शामिल थे। 1 साल पहले उनकी मित्रता हेमंत कुमार सरकार से हुई थी, जो एक विश्वासपात्र और धार्मिक इच्छा में भागीदार थे। प्रेसिडेंसी में उनके भावनात्मक संबंध मजबूत हो गए। धार्मिक कल्पना की काल्पनिक भाषा में उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने शुद्ध प्रेम की घोषणा की। 1914 की लंबी छुट्टियों में उन्होंने मार्गदर्शन के लिए एक आध्यात्मिक गुरु की तलाश में कई महीनों तक उत्तरी भारत की यात्रा की। सुभाष के परिवार को यात्रा के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया, जिससे उन्हें लगा कि वह भाग गया है। यात्रा के दौरान, जिसमें गुरु मायावी साबित हुए, सुभाष को टाइफाइड बुखार हो गया। उनकी अनुपस्थिति से उनके माता पिता को भावनात्मक परेशानी हुई, जिससे उनके लौटने पर माता पिता दोनों टूट गए। जानकीनाथ और सुभाष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। गुस्सा शांत होने के लिए सुभाष के पसंदीदा भाई शरद चंद्र बोस को इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई से वापस लौटना पड़ा। सुभाष राष्ट्रपति पद पर लौट आए और खुद को अध्ययन, वाद विवाद और छात्र पत्रकारिता में व्यस्त कर लिया। फरवरी 1916 में बोस पर प्रेसिडेंसी में इतिहास के या उसमें भाग लेने का आरोप लगाया गया था। घटना से पहले छात्रों द्वारा ये दावा किया गया था, ओटेन ने भारतीय संस्कृति के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी और कुछ छात्रों को कॉलर लगाया और धक्का दिया था। ओटेन के अनुसार छात्र उसकी कक्षा के ठीक बाहर अस्वीकार्य रूप से तेज आवाज कर रहे थे। कुछ दिनों बाद 15 फरवरी को कुछ छात्रों ने ओटेन को एक सीढ़ी पर रोका, उसे घेर लिया, उसे सैंडलों से पीटा और भाग गए। एक जांच समिति गठित की गई।
हालांकि ओटन, जो कि सुरक्षित था, अपने हमलावरों की पहचान नहीं कर सका। कॉलेज के एक नौकर ने भाग रहे लोगों में सुभाष बोस को देखने की गवाही दी, जिससे अधिकारियों को पुष्टि हुई कि उन्होंने छात्रों के बीच अफवाह फैलाई थी। बोस को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया और कलकत्ता विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। इस घटना ने कलकत्ता को झकझोर कर रख दिया और बोस के परिवार को दुख पहुंचाया। उन्हें कटक वापस जाने का आदेश दिया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति आशुतोष मुखर्जी पर दबाव बनाने के लिए उनके परिवार के संबंधों का इस्तेमाल किया गया। इसके बावजूद सुभाष बोस का निष्कासन 20 जुलाई 1917 तक कायम रहा, जब कलकत्ता विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने उन्हें वापस लौटने की अनुमति दे दी, लेकिन दूसरे कॉलेज में। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया और 1918 में दर्शन शास्त्र में सम्मान के साथ प्रथम श्रेणी में बीए की उपाधि प्राप्त की और कलकत्ता विश्वविद्यालय में सभी दर्शन शास्त्र के छात्रों में दूसरे स्थान पर रहे। निष्कासित कर दिया गया था। अपने पिता के आग्रह पर सुभाष बोस भारतीय सिविल सेवा (ICS) परीक्षा की तैयारी और उसमें शामिल होने के लिए इंग्लैंड जाने के लिए सहमत हुए। 20 अक्टूबर 1919 को लंदन पहुंचकर सुभाष ने ICS के लिए अपना आवेदन तैयार किया। अपने संदर्भ के लिए उन्होंने भारत के अवर सचिव रायपुर के लॉर्ड सिन्हा और लंदन में काउंसिल ऑफ इंडिया में बैठे कलकत्ता के एक धनी वकील भूपेंद्रनाथ बसु को रखा। बोस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए भी उत्सुक थे। प्रवेश की अंतिम तिथि बीत चुकी थी। उन्होंने कुछ भारतीय छात्रों और गैर कॉलेजिएट छात्र बोर्ड से मदद मांगी। बोर्ड ने किसी कॉलेज में औपचारिक प्रवेश के बिना किफायती लागत पर विश्वविद्यालय की शिक्षा की पेशकश की। बोस ने 19 नवंबर 1919 को विश्वविद्यालय के रजिस्टर में प्रवेश किया और साथ ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में लग गए। उन्होंने कैम्ब्रिज में मानसिक और नैतिक विज्ञान ट्रिपोज को चुना। उनके भारतीय बीए के कारण इसे पूरा करने की आवश्यकता 2 साल तक कम हो गई। ICS में 6 रिक्तियां थीं। सुभाष बोस ने अगस्त 1920 में उनके लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा दी और चौथे स्थान पर रहे। यह एक महत्वपूर्ण पहला कदम था। 1921 में भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय इतिहास और एक भारतीय भाषा सहित भारत पर अधिक विषयों पर एक अंतिम परीक्षा अभी भी शेष थी। सफल उम्मीदवारों को एक घुड़सवारी परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होती थी। इन विषयों से कोई डर न होने और एक सवार होने के कारण सुभाष बोस को लगा कि ICS आसान पहुंच के भीतर है। फिर भी अगस्त 1920 और 1921 के बीच उन्हें अंतिम परीक्षा देने के बारे में संदेह होने लगा। कलकत्ता में उनके पिता और उनके भाई शरत चंद्र बोस के साथ कई पत्रों का आदान प्रदान हुआ। शरत को लिखे एक पत्र में सुभाष ने लिखा, लेकिन मेरे स्वभाव के एक व्यक्ति के लिए जो ऐसे विचारों पर पल रहा है जिन्हें सनकी कहा जा सकता है, कम से कम प्रतिरोध की रेखा का पालन करने के लिए सबसे अच्छी लाइन नहीं है। जीवन की अनिश्चितताएं उस व्यक्ति के लिए भयावह नहीं हैं जो दिल से ऐसा नहीं करता है। सांसारिक महत्वाकांक्षाएं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति सिविल सेवा में बंधा हुआ है तो अपने देश की सर्वोत्तम और पूर्ण तरीके से सेवा करना संभव नहीं है। अप्रैल 1921 में सुभाष बोस ने ICS के लिए अंतिम परीक्षा नहीं देने का अपना निर्णय दृढ़ कर लिया और शरत को पत्र लिखकर इसकी सूचना दी और अपने पिता, अपनी मां और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को होने वाली पीड़ा के लिए माफी मांगी। 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने भारत के राज्य सचिव एडविन मोंटागू को पत्र लिखकर कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा नाम भारतीय सिविल सेवा में परिवीक्षाधीनों की सूची से हटा दिया जाए। अगले दिन उन्होंने शरत को फिर से लिखा, मुझे मां से एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि पिता और अन्य लोग जो सोचते हैं उसके बावजूद वो उन आदर्शों को प्राथमिकता देती हैं जिनके लिए महात्मा गांधी खड़े थे। मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसा पत्र पाकर मुझे कितनी खुशी हुई है। यह मेरे लिए एक खजाने के समान होगा क्योंकि इसने मेरे दिमाग से एक बोझ जैसा कुछ हटा दिया है। 24 साल की उम्र में सुभाष बोस 16 जुलाई 1921 की सुबह बंबई में भारत पहुंचे और तुरंत महात्मा गांधी के साथ एक साक्षात्कार की व्यवस्था करने लगे। 51 वर्ष की आयु के गांधी जी असहयोग आंदोलन के नेता थे, जिसने पिछले वर्ष भारत में तूफान ला दिया था और 1/4 सदी में अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विकसित हुआ था। गांधी बंबई में थे और उस दोपहर बोस से मिलने के लिए सहमत हुए। कई वर्षों बाद लिखी गई बोस की बैठक की कहानी में उन्होंने गांधी पर एक के बाद एक सवाल दागे। बोस ने सोचा कि गांधी के उत्तर अस्पष्ट थे, उनके लक्ष्य अस्पष्ट थे, उन्हें प्राप्त करने की उनकी योजना पर विचार नहीं किया गया था। इस पहली बैठक में गांधी और बोस के बीच साधनों के सवाल पर मतभेद थे, क्योंकि गांधी के लिए किसी भी लक्ष्य के लिए अहिंसक साधनों पर समझौता नहीं किया जा सकता था। बोस के विचार में उपनिवेशवाद विरोधी लक्ष्यों की सेवा में सभी साधन स्वीकार्य थे। साध्य के प्रश्न पर उनके बीच मतभेद था। बोस शासन के अधिनायकवादी मॉडल की ओर आकर्षित थे, जिसे गांधी ने अस्वीकृत कर दिया था।
इतिहासकार गॉर्डन के अनुसार, हालांकि गांधीजी ने बोस को बंगाल में कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रवाद के नेता सीआर दास के पास भेजा और उनमें बोस को वह नेता मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। दास गांधी की तुलना में अधिक लचीले थे, उग्रवाद के प्रति अधिक सहानुभूति रखते थे, जिसने बंगाल में बोस जैसे आदर्शवादी युवाओं को आकर्षित किया था। दास ने बोस को राष्ट्रवादी राजनीति में उतारा। बोस लगभग 20 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति के दायरे में काम करते रहे, भले ही उन्होंने इसकी दिशा बदलने की कोशिश की। 1922 में बोस ने स्वराज समाचार पत्र की स्थापना की और बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रचार का कार्यभार संभाला। उनके गुरु चित्तरंजन दास थे, जो बंगाल में आक्रामक राष्ट्रवाद की आवाज थे। 1923 में बोस को भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव भी चुना गया। वो समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादक बने, जिसकी स्थापना चित्तरंजन दास ने की थी। जब दास 1924 में कलकत्ता के मेयर चुने गए तो बोस ने उनके लिए कलकत्ता नगर निगम के सीईओ के रूप में काम किया। उसी वर्ष के दौरान, जब बोस कलकत्ता में एक विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे थे, वह मगफूर अहमद अजाजी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 1925 में राष्ट्रवादियों के एक दौर के बाद बोस को ब्रिटिश बर्मा के मांडले में जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें तपेदिक हो गया। 1927 में जेल से रिहा होने के बाद बोस कांग्रेस पार्टी के महासचिव बने और स्वतंत्रता के लिए जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया। दिसंबर 1928 के अंत में बोस ने कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक बैठक का आयोजन किया। उनकी सबसे यादगार भूमिका कांग्रेस वॉलंटियर कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) के रूप में थी। लेखक नीरज चौधरी ने बैठक के बारे में लिखा, बोस ने वर्दी में एक स्वयंसेवी कोर का आयोजन किया। इसके अधिकारियों को स्टील कट एपॉलेट्स भी प्रदान किए गए। उनकी वर्दी कलकत्ता में ब्रिटिश दर्जी की एक फर्म हरमन द्वारा बनाई गई थी। GOC के रूप में उन्हें संबोधित एक टेलीग्राम फोर्ट विलियम में ब्रिटिश जनरल को दिया गया था और ब्रिटिश भारतीय प्रेस में दुर्भावनापूर्ण गपशप का विषय था। एक ईमानदार शांतिवादी के रूप में महात्मा गांधी ने अहिंसा की शपथ ली थी। उन्हें अकड़ना, जूते चटकाना और सलामी देना पसंद नहीं था और उन्होंने बाद में कांग्रेस के कलकत्ता सत्र को बटराम मिल सर्कस के रूप में वर्णित किया, जिससे लोगों में काफी आक्रोश था। बंगाली। थोड़ी देर बाद बोस को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और सविनय अवज्ञा के लिए जेल में डाल दिया गया। इस बार वे 1930 में कलकत्ता के मेयर बनकर उभरे। 1930 के दशक के मध्य में बोस ने यूरोप की यात्रा की और बेनिटो मुसोलिनी सहित भारतीय छात्रों और यूरोपीय राजनेताओं से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी संगठन का अवलोकन किया और साम्यवाद और फासीवाद को क्रियान्वित होते देखा। इस अवधि में उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल का पहला भाग भी शोध किया और लिखा, जिसमें 1920-1934 के वर्षों में देश के स्वतंत्रता आंदोलन को कवर किया गया था। हालांकि इसे 1935 में लंदन में प्रकाशित किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने इस डर से कॉलोनी में इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया कि इससे अशांति को बढ़ावा मिलेगा। यूरोप में बोस को वियना के ओटो फाल्टिस द्वारा आयोजित इंडियन सेंट्रल यूरोपियन सोसाइटी द्वारा समर्थन दिया गया था। 1938 में बोस ने अपनी राय दी कि कांग्रेस को राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने और एक समाजवादी शासन की स्थापना के दोहरे उद्देश्य के साथ व्यापक साम्राज्यवाद विरोधी मोर्चे पर संगठित होना चाहिए। 1938 तक बोस राष्ट्रीय कद के नेता बन गए थे और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नामांकन स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए थे। वो अंग्रेजों के खिलाफ बल प्रयोग सहित अयोग्य स्वराज स्वशासन के पक्ष में थे। इसका मतलब मोहनदास गांधी के साथ टकराव था, जिन्होंने वास्तव में बोस के राष्ट्रपति पद का विरोध किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को विभाजित किया। चेक पहले ही चक्र सचिवों का अनुरोध किया है जिलेवार संघ की सदस्यता विवरण भेजने के लिए। दरार ने बोस और नेहरू को भी विभाजित कर दिया। वो 1939 की कांग्रेस बैठक में स्ट्रेचर पर उपस्थित हुए। उन्हें गांधीजी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के स्थान पर फिर से राष्ट्रपति चुना गया। मुथुरामलिंगम थेवर ने अंतर कांग्रेस विवाद में बोस का पुरजोर समर्थन किया। थेवर ने बोस के लिए पूरे दक्षिण भारत में वोट जुटाए। हालांकि कांग्रेस कार्य समिति में गांधी के नेतृत्व वाले गुट की चालों के कारण बोस को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 22 जून 1939 को बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक वामपंथ को मजबूत करना था, लेकिन इसकी मुख्य ताकत उनके गृह राज्य बंगाल में थी। मुथुरामलिंगम थेवर, जो शुरू से ही बोस के कट्टर समर्थक थे, फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल हो गए। जब बोस ने 6 सितंबर को मदुरै का दौरा किया, तो थेवर ने उनके स्वागत में एक विशाल रैली का आयोजन किया। जब सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए समर्थन जुटाने के लिए मुथुरामलिंगा थेवर के निमंत्रण पर मदुरै जा रहे थे,
तो वो मद्रास से होकर गुजरे और गांधी पीक पर 3 दिन बिताए। उनके पत्राचार से पता चलता है कि ब्रिटिश अधीनता के प्रति उनकी स्पष्ट नापसंदगी के बावजूद वो उनके व्यवस्थित दृष्टिकोण और जीवन के प्रति उनके दृढ़ अनुशासनात्मक दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित थे। इंग्लैंड में उन्होंने ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेताओं और लॉर्ड हैलिफैक्स, जॉर्ज लैंसबरी, क्लेमेंट एटली, आर्थर ग्रीनवुड, हैरोल्ड लास्की, जेबीएस हाल्डन, आइवर जेनिंग्स, जीटीएच कोल, गिलबर्ट मरे और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जैसे राजनीतिक विचारकों के साथ भारत के भविष्य पर विचारों का आदान प्रदान किया। उनका मानना था कि स्वतंत्र भारत को कम से कम 2 दशकों तक तुर्की के कमाल अतातुर्क की तर्ज पर समाजवादी अधिनायकवाद की आवश्यकता थी। राजनीतिक कारणों से बोस को ब्रिटिश अधिकारियों ने अंकारा में अतातुर्क से मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इंग्लैंड में अपने प्रवास के दौरान बोस ने कई राजनेताओं के साथ नियुक्तियां तय करने की कोशिश की, लेकिन केवल लेबर पार्टी और लिबरल राजनेता ही उनसे मिलने के लिए सहमत हुए। कंजर्वेटिव पार्टी के अधिकारियों ने उनसे मिलने या शिष्टाचार दिखाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह एक कॉलोनी से आने वाले राजनेता थे। 1930 के दशक में कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख लोगों ने भारत को डोमिनियन दर्जा दिए जाने का भी विरोध किया था। 1945 और 1951 की लेबर पार्टी सरकार के दौरान, जब एटली प्रधानमंत्री थे, भारत को स्वतंत्रता मिली। युद्ध छिड़ने पर बोस ने कांग्रेस नेतृत्व से परामर्श किए बिना भारत की ओर से युद्ध की घोषणा करने के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के फैसले के विरोध में बड़े पैमाने पर नागरिक अवज्ञा अभियान की वकालत की। गांधी को इसकी आवश्यकता के बारे में समझाने में असफल होने के बाद बोस ने कलकत्ता में होलवेल स्मारक को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया, जो तब कलकत्ता के ब्लैक होल में मारे गए लोगों की स्मृति में डलहौजी स्क्वायर के कोने पर खड़ा था। उन्हें अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था, लेकिन 7 दिन की भूख हड़ताल के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। कलकत्ता में बोस के घर को सीआईडी द्वारा निगरानी में रखा गया था।